आप सभी का एक बार फिर से कक्षा 9 की क्लास विज्ञान में स्वागत करते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे अध्याय 3 को, जिसका नाम है पाठ का परमाणु एवं अणु। ठीक है, परमाणु और अणु। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है? देखिए, कोई भी पदार्थ आपस में जब क्रिया करते हैं तो उत्पाद बनाते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं। तो जो आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? कुछ तो उस पर नियम लागू होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ को आपस में एक दूसरे को मिलाया तीसरा कुछ बन गया। ऐसा अब क्रियाओं में नहीं होता है। ठीक है, तो जब कोई पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं। उन नियमों को ही हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। संयोग का मतलब जुड़ना, रासायनिक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं या संयोग करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करते हैं। उन नियमों को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम को देने में दो वैज्ञानिक का बहुत ज़्यादा योगदान है। लेवाइजिए, जिसको लवाइजिए और क्राउच, दो वैज्ञानिक है। इन्होंने क्या किया? बहुत अधिक प्रयोग किया और प्रयोग करके दो नियमों का प्रतिपादन किया, यानी बनाया। उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया कि किस प्रकार से तत्व आपस में संयोग करते हैं तो कोई यौगिक बनाते हैं। इस तरह से दो नियमों का प्रतिपादन किया। वो दो नियम हैं, इसको देख लेते हैं हम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला है, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। वैसे तो और भी नियम है, पर आपके सिलेबस में कक्षा 9 के हिसाब से केवल दो ही है। इसके अलावा आता है गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गैलुसाक का नियम, ऐसे बहुत और हैं। तो उसको आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपके सिलेबस के अनुसार दो ही है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको जान लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो द्रव्य होते हैं वह अविनाशी होते हैं। अविनाशी का मतलब कि उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसका विनाश नहीं हो सकता है। तो इस नियम के अंतर्गत क्या आता है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ बना रहा है, तो जितना आपस में क्रिया करेंगे और जितना बनेगा, दोनों अगर देखा जाए तो वह बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ इसके अंतर्गत कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। उत्पाद का कुल द्रव्यमान। ठीक है, देखिए अभिकारक और उत्पाद क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अभिकारक। अब क्रिया करने के पश्चात जो पदार्थ नया बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान नियत होता है, स्थिर होता है। ठीक है, या बराबर होता है। तो उसी को कह रहे हैं अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे चेक किया जाएगा। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दें, कैल्शियम का जो भार होता है परमाणु भार 40, कार्बन का होता है 12। इसको आप फिलहाल के लिए याद रख लीजिए 16। ये हो, अब दोनों के भार को हम निकाल लें, इधर वाले और उधर वाले को। तो देखिए इसका 40 + 12 + 16 × 3, तो 40 + 12 16 × 48 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 50, 60, 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये चेक करेंगे तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान हो गया। अब इसका चेक करें, देखिए 40 + 16 + 12 + 32, अगर जोड़ेंगे तो यह भी उतना ही आएगा 100।
ठीक है, 3 4 4 8 100 आएगा। इसको देख लीजिए फिर से, 40 और 12 इसमें जोड़ेंगे 60 10 70 110 हो जाएगा, ये भी 110। तो इस तरह से हम देखेंगे तो दोनों का द्रव्यमान क्या गया, बराबर आ गया। इसको एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा जोड़ करके, हो सकता है मिस्टेक हो। यानी बताने का मेरा मतलब था कि अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वह उत्पाद का भी कुल द्रव्यमान दोनों बराबर हो गया, यानी दोनों साइड पे जोड़ोगे तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा जो था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक है उसमें जो कार्बन होते हैं उनका द्रव्यमान नियत होता है, स्थिर होता है। यानी कोई भी यौगिक बना है उसमें जो तत्व होते हैं उनके द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है, वह चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या फिर किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हो। यानी कहने का मतलब जैसे जल है, H2O को ले लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8। तो जल कहीं का भी, चाहे उसको लैब में बनाइए, चाहे वह नदी का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे समुद्र का हो, अगर जल है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि नदी का पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कुछ और हो गया, समुद्र के पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कुछ और हो गया। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 होता है, उसको आप सरल थोड़ा सा हटा दें, ये 12:32 होता है। ठीक है, यह अनुपात हमेशा सेम रहेगा, चाहे वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे लकड़ी को जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता हुआ हो, चाहे किसी लैब में बनाया गया हो कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन में द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 12:32 ही होगा। यही है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, फिर से बता देते हैं स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक होता है उसमें तत्वों का द्रव्यमान निश्चित होता है, यानी द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। इसमें द्रव्यमान का अनुपात निश्चित है, इसमें भी ऐसे कोई भी यौगिक होगा उसमें जो तत्व होंगे उनके द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये एक बार और पढ़ना पड़ेगा, अगला जो चैप्टर आएगा उसमें भी। इसमें आपको बता देते हैं कि वैसे जो पदार्थ होते हैं उसकी संरचना किस प्रकार से बनी है या पदार्थ की क्या संरचना होती है, कई वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया लेकिन स्पष्ट नहीं बता पाए। लेकिन डाल्टन थे, इनका नाम पूरा नाम जॉन डाल्टन है। इन्होंने 1808 में एक विचार दिए कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से है, और इनके विचार को ही हम बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, या डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या होता है जान लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इन्होंने क्या बताया था पहला कि जो द्रव्य होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि अगर एक ही प्रकार का परमाणु है तो उसका जो द्रव्यमान होगा या रासायनिक गुण होगा वह समान होगा। मतलब कि एक ही प्रकार के परमाणु कई रहे, ठीक है, एक ही तत्व का कई परमाणु रहे, उनका जो द्रव्यमान होगा और रासायनिक गुण होगा वह सब समान होगा। और इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब उसको बांट नहीं सकते हैं, केवल परमाणु ही किसी भी यौगिक का या पदार्थ का सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कोई नहीं। फिर इन्होंने बताया कि अगर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के अगर परमाणु है तो उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। फिर इन्होंने ये बताया था कि जो तत्व होते हैं यानी कोई भी यौगिक बनाते हैं तो आपस में जब संयोग करते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वह छोटी संख्या होती है। छोटी संख्या का मतलब 1 2 3 तक रहे उसको बोलते हैं छोटी संख्या। अगर 5 7 6 7 8 हो गया तो यह सब क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, इसमें इतना नियम है। क्या नियम है? जो
पदार्थ होते हैं वह परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु जो होते हैं अविभाज्य होते हैं। क्लियर? जो एक ही तरह के तत्वों का परमाणु जो होता है उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होता है। ठीक, भिन्न भिन्न तत्वों का अगर परमाणु है तो उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है। इन्होंने बताया, किसने? डाल्टन ने। मैं बस उनकी बातों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो उनमें तत्वों का जो अनुपात होता है वह एक छोटी संख्या होती है। तो ये हो गया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? प्रतीक होता है कोई भी तत्व है उसके पूर्ण नाम का जो संक्षिप्त रूप होता है यानी छोटा रूप होता है उसे हम प्रतीक बोलते हैं। यानी किसी तत्व का नाम है, उसका जो पूर्ण नाम है, बड़ा नाम, पूरा नाम है, उसका जो संक्षिप्त रूप मतलब शार्ट रूप जो होता है उसी को बोलते हैं प्रतीक। जैसे कि कार्बन, कार्बन का पूरा नाम क्या है? कार्बन, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? सी। ठीक है, तो ऐसे हम लिखते हैं जैसे किसी का नाम होता है तो अपना नाम शार्ट में लिखते हो ना, उसी तरह किसी भी तत्व का पूर्ण नाम का संक्षिप्त रूप मतलब शार्ट रूप ही कहलाता है प्रतीक। ठीक है, तो प्राचीन काल में कुछ वैज्ञानिक थे या प्राचीन काल में जो लोग थे उन्होंने बहुत से तत्वों का प्रतीक अपने अपने हिसाब से बनाया। जैसे कुछ तत्व का संकेत चांद को बना दिए, कुछ सूर्य को बना दिए, कुछ अलग अलग तरह के संकेत अपना बना दिए, प्रतीक बना दिए। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे देखिए प्राचीन काल में जो थे कुछ अपना अपना लाते थे। जैसे अगर इस तरह बना के इस तरह कर दिए तो इसको बोलते थे कि अगर लोहा है तो लोहा का प्रतीक ही है। वैसे तो आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे यह ही होता है, पर प्राचीन काल में वो लोग, प्राचीन काल के जो लोग थे उन्होंने ऐसा अपना संकेत बनाया हुआ था कि लोहा का संकेत ऐसा होता है। वैसे ही सोना का जो होता है बस गोला ऐसे बना दिए तो इसको बोले कि सोना का प्रतीक ये हो गया, या कह सकते हो सूर्य का प्रतीक। ठीक है, ऐसे ही चांदी है, चांद आधा चंद्रमा को बना दिए तो इसको बोले कि ये भाई चांदी है। उनका विचार था अपना बनाए, भाई शुरू में इतना ज्ञान नहीं था, उन्होंने अपना अपना हिसाब से संकेत बना दिए। ठीक है, तो ये जैसे इस तरह से बनाया तो लोहा हो गया, इस तरह बनाया तो सोना हो गया, इस तरह चांदी हो गया, और चीज़ें हैं जो आपके नोट्स में मिलेगा। तो बस यहाँ पे मेरा मोटिव था समझाना कि प्राचीन काल के लोग इस तरह से तत्वों का संकेत लिखते थे, चिन्ह लिखते थे। इसके बाद वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन, उन्होंने भी अपना संकेत बनाया कुछ तत्वों का। जैसे कि हाइड्रोजन का उन्होंने बनाया संकेत कि भाई ऐसे कर दोगे तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर केवल ऑक्सीजन की बात किया जाए तो केवल ऐसे बना देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कार्बन की बात है, कार्बन की बात करें तो कार्बन को उन्होंने जॉन डाल्टन ने क्या किया, गोला बनाया, उसमें सी लिख दिया, मतलब ऐसा अगर लिखा रहेगा तो इसको बोलेंगे कार्बन। ठीक, ऐसे ही अगर एक गोला बना के थोड़ा उसके अंदर ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर दिया गया तो इसको उन्होंने बोला था कि यह पारा का संकेत है। पर आज हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का संकेत ये होता है, ऑक्सीजन का संकेत ये होता है, कार्बन का ये होता है, पारा का ये Hg होता है। ये आज हम जानते हैं आधुनिक हो गए, पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि ये गलत कहाँ से, ऐसा तो संकेत होता नहीं है। ये प्राचीन काल की बात है या जॉन डाल्टन के अनुसार है। आधुनिक में तो बताएंगे आगे चल के कि आधुनिक में क्या होता है। ठीक है, तो प्रतीक में इतना है। प्राचीन काल में कैसे प्रयोग करते थे चिन्हों का, यानी तत्वों का प्रतीक कैसे लिखते थे, और जॉन डाल्टन ने कैसे तत्वों या यौगिकों का प्रतीक लिखे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे अपने कि आधुनिक प्रतीक कैसे बना। आधुनिक प्रतीक यानी आज हम जो तत्वों के लिए प्रतीक यूज करते हैं वह क्या क्या हैं। जैसे हम आज हाइड्रोजन के लिए H का प्रयोग करते हैं, हीलियम के लिए He का प्रयोग करते हैं, लिथियम के लिए Li का प्रयोग करते हैं, बेरिलियम के लिए Be का प्रयोग करते हैं, बोरान के लिए B का। ऐसे करके सारे तत्व जो हैं वह आज के युग में इस तरह से यूज हो रहा है। ठीक है, तो आज के समय में जो तत्व यूज होते हैं उसको हम इस तरह से संकेत लिखते हैं अलग। प्राचीन काल का तो प्राचीन काल में। ठीक है, और इसमें हमने आपको देख लीजिए, आपको यह PDF के माध्यम से मिल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन
का प्रतीक क्या है, हीलियम का, सारा चीज़ें। तो मैं सबको समय न लेते हुए, ना बताते हुए आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने से। इधर भी कुछ तत्व हैं, कम से कम 30 तत्व है, आपको याद होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक तरह की संख्या होती है जो ये प्रदर्शित करती है कि कार्बन 12 का मतलब जो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है उसको मानक मान के, तो कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। मतलब किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें आप नोट से पढ़ लीजिएगा, ये आपके पास नोट्स मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। अगर जो व्हाट्सएप नंबर नहीं दिए हैं वह दे दें कृपया, अपने दोस्त को बता दीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं अणु क्या होता है। जो अणु होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अणु जो होता है वह परमाणुओं से मिलकर के बना होता है जो स्वतंत्र रूप में रहता है। ठीक है, और आगे है तत्वों के अणु। तत्वों के अणु क्या होते हैं कि यह एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं जिसे हम तत्वों का परमाणु कहते हैं। तत्वों के अणु का मतलब जैसे कि आपका हीलियम हो गया, ये तत्वों का परमाणु है। आर्गन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अणु का मतलब देखो, अगर ये हम ऑक्सीजन ऐसे लिख रहे हैं और ये ऑक्सीजन ऐसे लिख रहे हैं, ये हमारा परमाणु है, ये अणु। जो अणु होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो होता है अणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है, लेकिन परमाणु नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे O2 हो गया, ऐसे ही ओजोन आता है, O3 बोलते हैं उसको। ठीक, सल्फर का 8 होता है, S8। ये अणु की बात कर रहा हूँ, मतलब तत्वों के जो अणु है, जैसे ये तत्व का अणु है, ये भी तत्व का अणु है, ये भी तत्व का अणु है, ये भी है और ये भी है। ऐसे ही फास्फोरस का होता है P4। आप ये मत समझिए कि संकेत मैं बता रहा हूँ, यह तत्वों का अणु बता रहा हूँ कि तत्व के अणु कैसे होते हैं। तो जो एक परमाणु से मिलकर बना रहता है उसे एक परमाणु बोलते हैं। जो दो परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है उसे द्विपरमाणु अणु बोलते हैं। जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे त्रिपरमाणु अणु बोलते हैं। जो 8 से मिलता है तो अष्ट अणु बोलते हैं, भैया इसे बोलते हैं बहुपरमाणु। ठीक है, 8 वाले को बहुपरमाणु अणु। 4 के लिए चतुष्परमाणु अणु, या इसको भी आप बोल सकते हो बहुपरमाणु अणु। मतलब 3 के अधिक हो गया तो आप क्या बोल सकते हो, बहुपरमाणु अणु। ठीक है, तो इस तरह से तत्वों के अणु है। फिर इसके बाद आता है यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु में क्या होता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ करके यौगिक के अणु का निर्माण। तत्वों के अणु में क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ करके तत्वों के अणु का निर्माण करते हैं। इसमें देखिए केवल हीलियम है, आर्गन है, ऑक्सीजन है, केवल इसमें सल्फर है, इसमें केवल फास्फोरस है, कोई दूसरा नहीं। लेकिन यौगिक के जो अणु होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि जल हो गया है, सिंपल सा H2, इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन का भी परमाणु है, इसे हम क्या बोलेंगे, यौगिकों का अणु। उसी तरह अमोनिया हो गया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये भी क्या हो गया, यौगिकों का अणु। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। इसके बाद हम आगे अगले क्लास में मिलेंगे तो आगे भी इसमें टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।